सिया ने चिढ़ते हुए कहा, बीवी हूँ तुम्हारी, यह घर मेरा भी है और मैं निकाल रही हूँ तुम्हें घर से। क्या कर लोगे? तुम ना एक काम करो, तुम मुझे ही छोड़ दो। हाँ, यही सही रहेगा। तुम भी खुश और मैं भी खुश। रोज रोज के लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। यह सुनकर तो राम को एक झटका सा लगा कि यह क्या बोले जा रही है। वह उसे खुद भी सुनाई दे रहा था, यह समझ भी आ रहा था। खैर, इस वक्त तो राम ने बात को ना बढ़ाना ही सही समझा और चुपचाप घर से बाहर की ओर निकल आया। लेकिन उसके दिमाग में सिया की बातें नहीं निकल रही थी। उसने तो एक नॉर्मल सी बात कही थी और सिया ने बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी थी। यहाँ सिया का मूड भी पूरा का पूरा खराब हो चुका था। यूँ तो रोज ही उनकी नोक झोंक चलती रहती थी हमेशा, लेकिन आज न जाने क्यों वह कुछ भी कह गई थी। राम हमेशा की तरह वहाँ से निकलकर अध्याय के घर चला आया। हीर ने जब उसे आते हुए देखा तो हंसते हुए बोली, तो भाई की बेइज्जती आज भी भाभी ने घर से निकाला। राम ने उसे घूर कर देखा और बोला, अपनी बत्ती सी अंदर कर ले वरना सारे तोड़ दूंगा। हीर ने मुंह बना लिया। निष्ठा ने राम को देखा। उसके चेहरे पर आज कुछ ज़्यादा ही परेशानी दिखाई दे रही थी। हीर तो वहाँ से चली गई, लेकिन निष्ठा उसे ही देखे जा रही थी। उसने राम को देखकर कहा, भैया क्या हुआ, ज़्यादा झगड़ा हो गया? राम ने उसे देखा और बोला, अध्याय कहाँ है? निष्ठा वह जल्दी से बोली, उनकी तो मीटिंग है ना, और उन्होंने कहा था हो सकता है उन्हें आते आते देर हो जाए। राम ने गहरी सांस ली और वहीं सोफे पर बैठ गया। निष्ठा उसे ही देख रही थी। वह उसके पास आकर बैठी और फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बताइए तो, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं। राम ने उसे देखा, फिर जल्दी से बोला, तुम करोगी? उसने मासूमियत से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो राम ने जल्दी से बोला, आज तो झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया है यार। वह तो डिवोर्स तक की बातें कर रही है। अब वो हैरानी से उसे देखने लगी। तो राम बोला, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। हमेशा अध्याय की वजह से हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है। आज तुम कर दो ना यार। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे छोड़कर चली जाए। बहुत क्या प्यार करता हूँ मैं उससे, पर प्यार तो भाभी भी करती है ना आपसे, उसने मुस्कुरा कर कहा। राम ने मुंह बनाया और बोला, करती है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं करती, लेकिन उसके मूड स्विंग्स इतने खतरनाक हैं कि कब क्या कर दे उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। और ऊपर से लोगों के कभी कोई भी मूड स्विंग होते हैं, उसके महीने के 30 दिन शुरू हुए रहते हैं। वो राम को बेचारगी से देखने लगी। उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, या कि वह जाकर उनका झगड़ा सॉर्ट आउट करे, और इसलिए वह जाने को तैयार हो गई। राम उसे लेकर निकल गया। इधर अध्याय ऑफिस में था। उसकी मीटिंग अभी अभी ही खत्म हुई थी और मीटिंग के बाद वह घर के लिए
निकल आया। वह घर पहुंचा तो सब लोग उसे डिनर करते दिखे, लेकिन निष्ठा नहीं। उसने अपनी माँ को देख उसके बारे में पूछा तो हीर बोली, आपकी पत्नी को राम भाई लेकर गए हैं। फिर से झगड़ा करके आए थे भाभी के साथ। तो आप तो थे नहीं, तो निष्ठा भाभी को लेकर गए हैं झगड़ा सुलझाने के लिए। अध्याय वहाँ से उल्टे पैर ही राम के लिए निकल गया घर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि राम आखिर निष्ठा को लेकर क्यों गया। क्या वह उसके आने तक का इंतजार नहीं कर सकता था? वह जब राम के घर पहुंचता तो सामने का नज़ारा देखकर वह एकदम से हैरान ही रह गया। राम और सिया डाइनिंग टेबल पर बैठे एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। वह भी बड़े प्यार से, लेकिन निष्ठा कहीं नहीं थी। उन दोनों का ही ध्यान अध्याय पर नहीं था। तभी राम ने आवाज़ देते हुए कहा, निष्ठा एक रोटी और। अध्याय की आंखें सख्त हो गईं। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी से खाना बनवाने की। शादी के बाद से अभी तक अध्याय ने अपनी बीवी को खाना बनाने के लिए कभी किचन में भी नहीं जाने दिया, और इस राम के बच्चे ने उसकी बीवी को बावर्ची बना दिया। ऊपर से डाइनिंग टेबल पर बैठकर आवाज़ लगाकर रोटियां मंगा रहा था। निष्ठा मुस्कुराते हुए अब किचन से रोटियां लेकर निकली तो अध्याय पर नज़र पड़ते ही बोली, आप यहाँ आ गए। अब राम और सिया ने अध्याय की तरफ देखा, जो उन दोनों को घूर कर ही देख रहा था। अध्याय ने राम की तरफ बढ़ते हुए अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से खाना बनवाने की? राम जल्दी से कुर्सी से उठा और आगे की तरफ भागते हुए बोला, देख अध्याय, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वह तो हालात ही ऐसे बन गए थे। एक तो हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, फिर भूख लगाई तो सिया ने खाना बनाने से साफ साफ मना कर दिया, और निष्ठा ने कहा कि वह बना देगी। अध्याय ने गुस्से से कहा, और तूने उसे बनाने दिया? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी तक मैंने उसे खाना बनाने को नहीं कहा, और तो उसे खाना बनवा रहा है। वह बोल वो राम के पीछे भागा, और राम भागते हुए उसे अपनी सफाई पेश कर रहा था। वहीं निष्ठा और सिया हैरानी से उन दोनों को ही देख रही थी। राम आगे आगे भागे जा रहा था और अध्याय उसके पीछे था। जाहिर था राम भी अच्छे से जानता था कि अगर वह अध्याय के हाथ लगा तो उसकी पिटाई तो पक्की थी। उसने काम ही जो ऐसा किया था। सिया ने निष्ठा को देखा, जो खड़ी खड़ी ऊपर की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वह दोनों भागते हुए ऊपर की ओर जो चले गए थे। सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, उन दोनों को छोड़ो, उनका तो हमेशा का है, अपने आप ही आ जाएंगे। तुम बैठकर खाना खाओ। सिया ने उसके लिए प्लेट लगाई और उसे खाना खाने को कहा। साथ ही उसने गिलास में अपने और निष्ठा के लिए वाइन भी डाली। सिया कभी कभी वाइन पी लेती थी
और आज जब निष्ठा थी तो उसने उसके लिए भी वाइन डाल ही दी थी। निष्ठा ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जूस समझकर पी गई। उसे उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे चुपचाप पी लिया। खाने पीने को लेकर कभी उसने शिकायत करने की आदत भी नहीं थी, करती भी किससे। अगर कोई पास होता तो उससे शिकायत करती, पर वह तो हमेशा अकेली थी, तो जो भी मिलता, जैसा भी मिला, खा लिया। निष्ठा ने आराम से 3 गिलास वाइन पी ली थी और जब धीरे धीरे उसे नशा भी हावी होने लगा था, सिया ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब निष्ठा ने कुछ लड़खड़ाती और नशीली आवाज़ में कहा कि उसे और जूस चाहिए, तब सिया अचानक होश में आई और उसने निष्ठा को देखा। उसका चेहरा हल्का गुलाबी रंगत ले चुका था, आंखें हल्की लाल दिख रही थीं। देखकर ही लग रहा था कि उस पर नशा हावी होने लगा है। देखने से ही लग रहा था कि वह टल्ली हो चुकी है। सिया ने जल्दी से कहा, तुम ठीक हो ना? निष्ठा ने बच्चों जैसी जिद करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे और चाहिए। सिया ने जल्दी से बोतल उठाकर साइड करते हुए कहा, नहीं, इतनी काफ़ी है, और ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पियोगी तो पेट खराब हो जाएगा। निष्ठा ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा और उसकी नज़र सिया के गिलास पर गई। उसने झट से वह गिलास उठाया और होंठों से लगाकर एक ही झटके पर खाली कर दिया। सिया उसे हैरानी से देखने लगी। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी सिया यह करने की? अभी तो अध्याय राम के पीछे था, अब तू भी गई बेटा। निष्ठा खड़ी हो गई। सिया ने जल्दी से बोली, अरे कहाँ जा रही हो तुम? निष्ठा ने उसे देखते हुए मासूमियत से अपनी नशीली आवाज़ में कहा, कहीं नहीं, यहीं हूँ। यह बोल वो चेयर पर चढ़ गई। नशे में होने की वजह से वह लड़खड़ा रही थी और सिया डर के मारे उसके आसपास थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार सिया से अपना हाथ छुड़ा रही थी। सिया ने उसे देखा और बोली, निष्ठा, जिद नहीं करते अच्छे बच्चे, चलो नीचे उतरो फटाफट से, ऐसे ऊपर थोड़ी चढ़ते हैं, तुम गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी ना। लेकिन निष्ठा तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी। सिया ने जैसे तैसे करके उसे कुर्सी पर से उतारा और जल्दी से राम को आवाज़ देने लगी। राम और अध्याय जो अपनी ही लड़ाई में बिजी थे। सिया की घबराई सी आवाज़ सुनकर वह जल्दी से नीचे भागे। राम ने नीचे आते हुए जल्दी से कहा, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों? सब ठीक तो है ना? उसके पीछे से अध्याय भी था। तभी गाना बजने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और उन सब की नज़र उस तरफ गई, और जब अध्याय ने निष्ठा को देखा तो देखता रह गया। वह हॉल के सेंटर टेबल पर चढ़ी हुई गाने पर नाच रही थी। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक मुँह किनारा दिखाकर डुबा दिया गया।
जल्ला मेरा आशिक झल्ला, बल्ला मेरा बलमा। अध्याय तो आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रहा था। यह उसकी ही बीवी थी। वह मान ही नहीं सकता था। उसकी हरकतें तो उसकी निष्ठा से बिल्कुल भी उल्टी थी। जो निष्ठा उसके साथ रहती थी और यह निष्ठा बिल्कुल खुरापाती सी लग रही थी, जो कि सेंटर टेबल पर खड़ी होकर अपने नाच में ही व्यस्त थी, और वह भी ऐसे गाने पर। निष्ठा ने जब अध्याय को देखा तो जल्दी से टेबल से उतरी और उसके पास जाकर आगे की लाइन पर गाते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। अध्याय हैरान था। राम ने झट से अपनी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे, हाय समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे, वो तो मैंटनी दिखा कर के चुम्मा ले गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला, वल्ला मेरा बलमा। और वो एक बार फिर से अपने नाचने में मशहूर हो गई। लेकिन सिया ने यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वह बड़े आराम से निष्ठा की हर हरकत की वीडियो को बना रही थी, जबकि अध्याय बार बार निष्ठा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार ही उसका हाथ झटकते हुए नाचते ही जा रही थी। अध्याय ने अपना माथा पीटा और घूर कर सिया को देखा। सिया ने कंधे उचकाकर अपने दांत दिखा दिए। जिसको मोहब्बत का टीचर कहते रहे, वो फटीचर एक लाइसेंस फेवर हो गया। कस के जीन्स पैंट जेंटलमैन जो बने, रात भर पैजामे से लड़ता रहा। हम जागते रहें, दिल जलाते रहें, वो जमाई रजाई में लगता रहा। जल्ला मेरा आशिक जल्ला, बल्ला मेरा बलमा जल्ला, वल्ला मेरा जल्ला, वल्ला वल्ला। हाँ मेरा हीरो, मेरा आशिक, मेरा मजनू, मेरा सैयां, मेरा बलमा बल्ला, ये मेरा झल्ला वल्ला है। सिया गाने की ये लाइन सुनकर हंस पड़ी और हंसते हुए अध्याय को वह देखने लगी। अध्याय ने घूरते हुए देखा और जैसे ही गाना पूरा हुआ, अध्याय ने निष्ठा की कलाई को मजबूती से पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने पर जा टकराई और फिर लड़खड़ाते हुए उसके सीने पर अपनी एक उंगली रखकर अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोली, राणा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं आ जाती ना घर। अध्याय का मन इस वक्त तो बस सिया को ही पीटने का मन कर रहा था। पहले राम और अब सिया ने यह कांड कर दिया था। अध्याय ने बिना कुछ सोचे समझे निष्ठा को अपने कंधे पर उठा लिया। निष्ठा ने अपने पैर चलाते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथों को मारते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो, नीचे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। लेकिन अध्याय बिना उसकी बातों को सुने राम और सिया को देख कर बोला, तुम दोनों ने यह जो रायता फैलाया है ना, इसमें मेरी लग गई है। अब इसे ऐसी हालत में मैं घर नहीं ले जा रहा। सिया ने जल्दी से कहा, अरे तो जाने को बोल भी कौन रहा है कि तुम जाओ यहाँ से। इसे किसी भी कमरे पर लेकर जाओ ना यार।
संभले ही संभल नहीं रही है। अध्याय ने पलटकर उसे घूर कर देखा और फिर उसे बोला, तुम्हारा ही तो मेहरबानी है तुम्हारी। सारी सिया ने छोटा सा मुंह बना लिया और अध्याय उसे लेकर रूम में चला गया। राम ने सिया को घूर कर देखा और बोला, तुमने क्यों पिलाया है उसे? अब सुबह देखना तुम पर तांडव करेगा। सिया ने मुंह बनाया और बोली, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही किया है, मुझे लगा फौरन में रही है। यार हमेशा से थोड़ा बहुत पिया ही होगा इसने, लेकिन मुझे क्या पता था यह तो 2 शॉट में फुल हो गई। राम अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया और फिर बोला, आज का गुस्सा क्या कम कर गया था? अब कल भी इसका सुनना पड़ेगा। सिया उसके पास बैठी और फिर चहक कर बोली, अरे वह तो छोड़ो तुम, यह देखो। यह बोल उसने अपने फ़ोन में निष्ठा का पूरा वीडियो चला दिया। राम ने वीडियो देखा और हंसते हुए बोला, यार यह बच्ची, क्या कहूँ अब मैं। चल छोड़, जो होगा देखा ही जाएगा। इधर अध्याय निष्ठा को लेकर अपने कमरे में आया और उसे लाकर सीधा बेड पर ही पटक दिया। निष्ठा एक बार को बेड के उस सॉफ्ट गद्दे पर उछल सी गई और फिर जल्दी से बैठकर पलथी लगाते हुए उसे घूर कर बोली, आपने मुझे गिराया क्यों? मैं मम्मी को कहूँगी आपने मुझे गिराया है। वह एक सांस में यह रट लगाकर चिल्लाने लगी थी, चुप करो, एक शब्द बोला ना तो एक लगाऊंगा कान के नीचे। अध्याय ने उसे डांटते हुए कहा। उसके इतना बोलते ही निष्ठा ने छोटा सा मुंह बना लिया और अगले ही पल और जोर से रोने लगी, लेकिन आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका। वह रोते हुए बोली, मम्मी के पास जाना है, आप बहुत बुरे हो, मैं नहीं रहूँगी आपके साथ, आप मुझे मारते हो। अध्याय के लिए उसे संभालना और भी मुश्किल होता जा रहा था। उसकी हरकतें अब काबू से बाहर थीं। अध्याय ने उसे रोते देखा तो अब आराम से उसके पास बैठकर उसके चेहरे को थाम कर बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, मेरी गलती थी, मैं फिर से नहीं डांटूंगा, ठीक है, और मैं बिल्कुल नहीं मार रहा, ओके। निष्ठा ने सुसकते हुए उसकी ओर देखा और अध्याय ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसे विश्वास दिलाया और फिर बोला, अब सो जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो गई है ना। अच्छा ठीक है। वो अब काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था और इसी बात ने निष्ठा की बचकानी हरकतों को फिर से हवा दे दी और वह झट से बोली, नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे अभी खेलना है, हम खेलेंगे। अध्याय अपना माथा पकड़कर बैठ गया। ये लड़की अपनी हरकतों से उल्टी हरकतें कर रही है। निष्ठा ने जल्दी से एक पिलो उठाया और अध्याय को मारा। अध्याय ने उसे घूर कर देखा तो निष्ठा ने झट से कहा, मुझे खेलना है, आप बैठे क्यों हो, चलो खेलते हैं ना। अध्याय फिर से बोला, तानी, काफ़ी रात हो गई है ना, खेलने का टाइम नहीं है, हम कल खेलेंगे, अभी सो जाओ, चलो। वो
बेड से उठकर खड़ी हो गई और उसके सामने जाकर अपने पैरों को पटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे अभी खेलना है, अभी खेलना है, अभी खेलना है। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, तानी जिद मत करो। लेकिन वह भी मानने को तैयार ही नहीं थी। अध्याय ने मन ही मन सिया को कोसते हुए कहा, इस सिया की बच्ची को तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। क्या ज़रूरत थी इसे पिलाने की? इसे संभालूं तो संभालूं कैसे अब? निष्ठा ने जब उसे ऐसे ही बैठे देखा तो बाहर की ओर जाते हुए बोली, आप बैठे रहो, मैं नहीं खेल रही आपके साथ, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। यह बोल वो कमरे से बाहर निकल गई। अध्याय जल्दी से उसके पीछे भागा और फिर उसे पकड़ते हुए बोला, नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम, हम खेलेंगे, चलो कमरे में, चलो तुम। अध्याय फिर से उसे उठाकर कमरे में लेकर आया, लेकिन वो अब भी जिद पकड़कर चुकी थी कि उसे घर जाना ही है। अध्याय ने उसे लेकर बेड पर पटका और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर पर होल्ड करते हुए बोला, चुप करो, बहुत ज़्यादा बोलती हो। वो मासूमियत से उसे देखने लगी और बेचारा अध्याय ना चाहते हुए भी यहीं पर पिघल गया। वह चाहे जैसी भी हरकतें कर ले, उसकी मासूमियत तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। अध्याय ने प्यार से उसके चेहरे को थामा और बोला, तानी बहुत रात हो गई है ना, हम सुबह चलेंगे। अभी तो माँ सो भी गई होंगी, हम उन्हें जाकर डिस्टर्ब करेंगे क्या? अच्छा लगेगा ऐसे? उसने निष्ठा को अपनी बातों में लेने की कोशिश की। वो जल्दी से बोली, पर यह तो हमारा घर नहीं है ना, यह तो राम भैया का घर है। अध्याय ने गहरी सांस लिया और बोला, हाँ हाँ, लेकिन राम मेरा दोस्त है ना, हम यहाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आराम से सो जाओ तुम, नींद नहीं आ रही है। निष्ठा ने फिर से छोटा सा मुंह बनाकर कहा। अध्याय बेचारा क्या करता। उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए खुद पर लेटाया और उसके सीने को सहलाते हुए बोला, आ जाएगी, चलो मैं तुम्हें सुलाता हूँ। निष्ठा कुछ शांत हो चुकी थी। उसने अध्याय को कस के पकड़ लिया और अध्याय उसके बाल और पीठ को सहलाते हुए प्यार से उसे सुलाने की कोशिश करने लगा।